जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। पिछली क्लास में आपने सीखा कि हम पॉलिनोमियल्स के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं और पॉलिनोमियल क्या था, उसके 2 लेक्चर्स बने थे। अगर आपने अब तक नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिलेगा, आप जरूर जाकर देखिएगा। आज हमारा जो टॉपिक है वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है भाई, इन टू वेरिएबल्स। अच्छा, एक बात समझिएगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में पॉलिनोमियल जब हम डिस्कस कर रहे थे पॉलिनोमियल के बारे में, तो पॉलिनोमियल में हमने ये सीखा था कि सर पॉलिनोमियल वो होता है कोई भी एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल और कांस्टेंट्स हो, उसको हम पॉलिनोमियल कहते हैं। फिर मैंने आपको इक्वेशन के बारे में भी बताया था कि सर इक्वेशन क्या होता है, जिसमें इक्वल साइन कंटेन कर जाए वो इक्वेशन होती है ना। सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। बेटा इसका जनरल फॉर्म क्या होता है बहुत जल्दी जल्दी सीखेंगे, उन चीजों को टारगेट करेंगे जो एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं। और हम ये भी सीखेंगे कि सर किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। इसके 2 लेक्चर्स बनेंगे। पहले लेक्चर में हम इसकी थ्योरी को कवर करेंगे और दूसरे लेक्चर में हम उनके प्रैक्टिस सेट्स यानी कि क्वेश्चंस को लगाएंगे, और वैसा ही जैसा हमने पॉलिनोमियल के साथ किया। ठीक है, सबसे पहली बात आती है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है क्या। ठीक है भाई, व्हाट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। देखो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, सबसे पहले हम सबको अलग अलग समझते हैं। वेरिएबल आपको पता है, ठीक है, हम कोई भी जनरल फॉर्म लिखते हैं उसको उसी के साथ सब समझते हैं कि क्या होता है। जनरल फॉर्म इसकी क्या होती है भाई, जनरल फॉर्म इसकी होती है सर ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, है ना। ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। भाई अब सारी बातों को समझते हैं, चैप्टर के नेम से इसको रिलेट करते हैं। याद रहे यहां पर एक एक्सप्रेशन है तो ये पॉलिनोमियल है। अब इस एक्सप्रेशन के आगे इक्वल साइन आ गया तो ये कंपैरेटिव हो गया, यानी ये एक इक्वेशन हो गई। इक्वल साइन इट मींस ये एक इक्वेशन हो गई। इस इक्वेशन में वेरिएबल कितने हैं बेटा, 2 वेरिएबल है तो 2 वेरिएबल हो गई, यानी इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। और लीनियर वर्ड इसलिए यूज हो रहा है, मैंने आपको बताया था कि पॉलिनोमियल में अगर पॉलिनोमियल की डिग्री 1 हो तो उसको हम लीनियर कहते हैं। ये भी बात हमने पिछले लेक्चर में की है। इट मींस यहां पर देखो डिग्री 1 है ना, वेरिएबल की डिग्री 1 है ना, तो डिग्री अगर 1 है तो ये लीनियर है। तो लीनियर हो गई, इक्वेशन हो गई, इनटू वेरिएबल हो गया। अब बात आती है पेयर की, तो पेयर भाई 2 इक्वेशन होने चाहिए हमारे पास। पेयर के लिए क्या इक्वेशन होनी चाहिए, 2 इक्वेशन होनी चाहिए। इसलिए हम करते हैं a1 b1 c1। तो दूसरी इक्वेशन बनेगी a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। बेटा ये जो 2 अलग अलग इक्वेशन दिख रही हैं आपको, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकेंड, ये 2 अलग अलग इक्वेशन मिलकर एक पेयर बना रही हैं, पेयर ऑफ इक्वेशन बना रही हैं। इसी कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। और पेयर लग गया तो हो गया ये हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब आप चैप्टर के नेम से, उसकी थीम से उसको रिलेट कर पा रहे होंगे। अब हम ये समझते हैं, 1 मिनट चल रहा है ना, ठीक है, कभी कभी चेक करना पड़ जाता है भाई शूट हो रहा है या नहीं हो रहा है ना। अब दूसरी बात समझ में आती है, सर ये तो बात क्लियर हो गई कि हाँ ठीक है, चैप्टर से आपने थीम समझा दी और हमें क्या क्या करना है अब ये समझते हैं। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के बाद अब बात आती है इसका रिप्रेजेंटेशन। तो रिप्रेजेंटेशन हम ऐसे करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, जनरल जो फॉर्म है हमारी वो एक ही के साथ करते हैं। अभी ये तो चैप्टर की थीम होगी, तो जनरल फॉर्म हमारी बेटा क्या है, जनरल फॉर्म हमारी यही है सर, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन भी होती है, इसको हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा ये होती है इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है बेटा, ये स्ट्रेट लाइन की जनरल इक्वेशन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन जब भी आप ग्राफ बनाते हो ना, अभी हम ग्राफ को डिस्कस करेंगे तो स्ट्रेट लाइन क्यों कहते हैं ये समझ में आ जाएगा। याद रहे ये इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन तभी हम 2 वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन कह पाएंगे जब a एंड b
दोनों एक साथ जीरो नहीं होने चाहिए, याद रखिएगा, दोनों एक साथ जीरो नहीं होने चाहिए। ए एंड बी नॉट बोथ, ए एंड बी नॉट बोथ आ जीरो। ठीक है, ये बात याद रखिएगा भाई, दोनों एक साथ जीरो नहीं होनी चाहिए। दोनों एक साथ जीरो हो जाएंगी तो ये भी जीरो ये भी जीरो, तो सिर्फ कांस्टेंट बचेगा, तो वो इक्वेशन टू वेरिएबल की कहां हो पाई। हाँ, दोनों में से एक जीरो हो सकता है, ठीक है, ए और बी में भी जीरो है ना, ये दोनों में से कोई एक जीरो हो सकता है। इसकी बात अगर हम ऐसे समझाएं आपको, यूं समझ लीजिए कि सर कोई इक्वेशन लिखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, ठीक है, यहाँ पे a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1, ठीक है, 2 लिख लेते हैं, यहाँ 3 लिख लेते हैं, ठीक है, तो देखो ax प्लस बी वाई, लो भाई इसको इधर ले आया, इसको इधर कर दिया, ठीक है। अब देखो कंपेयर कर पा रहे हो ना, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, अच्छा प्लस कर दे, लीजिए प्लस कर दे, माइनस भी रहेगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, बिल्कुल कंपेयर करके देख सकते हो भाई, ठीक है। अब यहाँ पर अगर दो को मैं जीरो कर दूं, चलो बात समझ में आ रही होगी, मैंने दो को जीरो कर दिया, अगर ये जीरो हो जाए और ये लिखा है तो हमारे पास 3y प्लस 7 इज इक्वल टू 0 है। हम इसको तब भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कह सकते हैं, क्योंकि भाई इसका जो कोफिशिएंट है वो जीरो है, ठीक है, हम कह सकते हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है, ठीक है। और दूसरी बात अगर हम बात करें कि मान लेते हैं 3x लिखा रह गया और ये जीरो हो गया, प्लस 7 इज इक्वल टू, अब y का कोफिशिएंट अगर जीरो हो गया ना, तो भी ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहलाएगी। बट अगर ये दोनों ही जीरो हो गए, अगर ये दोनों ही जीरो हो गए, तो बेटा सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट टर्म बन गया, तो 7 इज इक्वल टू 0 कहां हो सकता है? क्या 7 0 के इक्वल हो सकता है? सर नहीं हो सकता, सर बिल्कुल नहीं हो सकता, ये बात गलत हो जाएगी, ये बात रॉन्ग हो जाएगी। इसी वजह से सर हम इसको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल नहीं कहेंगे। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। देखो छोटी छोटी बातें होती हैं, ये हम पढ़ते तो जरूर है, टीचर्स जनरली आते हैं, एक्सरसाइज स्टार्ट होती है, आपके डाउट्स क्लेरिफिकेशन होते हैं, डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। आई एम श्योर कि सारे टीचर्स बेस्ट पढ़ाते हैं, गुड पढ़ाते हैं, उनमें कोई भी कमियां नहीं है, कोई गलती नहीं है। बट मेरा जो तरीका है, मैं सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा, थ्योरी क्लियर कराऊंगा, हर एक चीज क्लियर कराने के बाद ही मैं क्वेश्चन पे पहुंचूंगा। एंड ये स्ट्रेटेजी आप खुद ऑब्जर्व करोगे, खुद देखोगे कि हाँ, पहले अगर हम कहानियां पढ़ लेते हैं, फिर अगर क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं ना, मजा ही अलग होता है। आपको कहानी पता है, आप क्वेश्चन आंसर्स में तुरंत अपना रंग दिखाना शुरू कर दोगे, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर मैं इनको स्ट्रेट लाइन क्यों कह रहा हूं, ठीक है। अब हम इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सीखेंगे, ठीक है, तैयार रहिएगा। अगला टॉपिक हमारे लिए आता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो भाई साहब, अगर आप चैनल पर नए हैं, शायद ये शकल आपको अभी तक नहीं दिखी है, तो पहचान लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारा और आपका साथ लंबे समय तक चलेगा, ठीक है। तो लंबे समय तक बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और नोटिफिकेशन को हाइड मत करिएगा, वरना हमारी बातें आप तक नहीं पहुंच पाएंगी। तो कहानियां होती रहती हैं, बातें चलती रहती हैं, हम लोग पढ़ते रहेंगे, बिल्कुल बिंदास होकर पढ़िए, कोई टेंशन नहीं, बहुत टाइम है। जब जब बोर्ड एग्जाम आएगा तब तक लोग कहेंगे मैथ्स पढ़ना हो तो श्वेब सर से पढ़ लो, है ना, मैथमेटिक्स हम पढ़ेंगे। भाई साहब, अब हम बात करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। सो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है भाई? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, सो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, सबसे पहले ग्राफ को समझते हैं, है ना। हमारे पास एक ग्राफ है, ग्राफ पेपर तो भाई क्लास 8 से यूज करते आ रहे हो ना, उसमें तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, या बता दूं? जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बनाऊंगा ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जब डिस्कशन करेंगे ना, तब ग्राफ को बहुत अच्छे से समझेंगे। अभी ओवरव्यू ले लेते हैं, सिर्फ ओवरव्यू ले लेते हैं। देखो, ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम एक्सेस कहते हैं, ठीक है, और इसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस, वर्टिकल वाली को, और हॉरिजॉन्टल वाली को हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, ठीक है, ये हमारी एक्स एक्सिस।
ठीक है। अब ये हमारी वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस, यहां पर एक पॉइंट होता है जिसका नाम होता है ओरिजिन। कौन सा जिन? ओरिजिन, जिन बाबा जिन, ठीक है, ये ओरिजिन है, ठीक है। और इनके कोऑर्डिनेट 0,0 होते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ओ से, ठीक है। अब इसका हम सबसे पहले मार्किंग सिस्टम समझते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, यहाँ 7 तक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 कर लेना भाई, ये सब जल्दी काम हो जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये माइनस में जाएगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ये -8, इधर भी माइनस में जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9, शो ऑन, ये आगे चलता रहेगा, ठीक है। ऐसा इसलिए कर रहा हूं ना, मैं आपको ये बता सकूं कि आप जब भी इसकी मार्जिन करना कॉपी में, अदरवाइज आपके पास अगर ग्राफ पेपर नहीं है तो स्केल से जब आप मार्जिन करिएगा तो ये सारी डिस्टेंस इक्वी डिस्टेंस पर होनी चाहिए, चाहे वो एक्स एक्सिस की हो या वाई एक्सिस की हो, ठीक है। ये बात याद रहेगी। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये नहीं है भाई, ये तो ग्राफ। अब आपके पास कोई भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, मैं सपोज दैट लिख लेता हूं, एग्जांपल के तौर पर मैंने लिखा x प्लस वाई इज इक्वल टू, या x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहां देखिए भाई, हमने क्या कहा कि सर ये एक इक्वेशन है जिसका कोफिशिएंट 1 -1 और c की वैल्यू भी 0 इज इक्वल टू 0, यानी कि यहां पर अगर हम कंपेयर करें तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू 0 है बेटा, ठीक है। बात समझ में आ रही है? इसको समझने की जरूरत नहीं है, मैं आपको मोटी मोटी बात समझाता हूं। जब भी कोई इक्वेशन ऐसी मिले ना, ऐसे, तो एक काम करिएगा, y को x के फंक्शन के फॉर्म में लिख लीजिए, यानी y को एक तरफ कर लीजिएगा, y को उधर करिए तो ये y उधर जाएगा तो y इज इक्वल टू x आएगा, सीधी सीधी बात बताइए। अब एक बॉक्स बनाएंगे हम, सिंपल सा एक बॉक्स बनाएंगे, ठीक है। और आप मुझे बताएंगे कि जब x की वैल्यू, यहाँ x लिखिए यहाँ y लिखिए, जब मैं x की वैल्यू 0 रखूंगा तो y की वैल्यू क्या मिलेगी? 0 मिलेगी। बिल्कुल बात सही है सर, 0 रखूंगा 0 मिलेगी, ठीक है। जब x की वैल्यू 0 थी ना तो y की वैल्यू भी 0 है, जब x की वैल्यू 1 थी तो y की वैल्यू भी 1 है। ऐसे मैं जितनी भी वैल्यू रख दूं, x की 2 रखूंगा y की 2 मिलेगी, ऐसे अगर मैं x की -3 रखूंगा तो y की -3 मिलेगी। तो याद रखिएगा कि किसी भी लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन, पहले ये समझते हैं फिर ग्राफ समझते हैं। सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन, मैंने आपको बताया था पॉलिनोमियल में कि किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस को उसका सॉल्यूशन कहा जाता है, और जब उन वैल्यूज को, यानी अगर कोई भी पॉलिनोमियल है और px की वैल्यू, अगर कोई भी पॉलिनोमियल ax प्लस by प्लस c एटसेट्रा दी हुई है, तो x की वैल्यू जो हम पुट करेंगे, और पुट करने के बाद अगर px 0 हो जाता है, अगर px का कोई भी फंक्शन ऐसा है ax प्लस 3 प्लस या ax² प्लस 3x प्लस b इज इक्वल टू 0, ऐसा कुछ है, और x की वो वैल्यू जो यहाँ पुट करने पर px 0 हो जाए, उन वैल्यूज को हम 0 या सॉल्यूशन कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि ऐसी वैल्यूज अगर हम इस इक्वेशन पे पुट करें तो वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएं, तो उसे हम सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कहते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है बेटा? ये ऑर्डर्ड पेयर होता है, ऑर्डर्ड पेयर ऑफ x, y, या फिर ऑर्डर्ड पेयर ऑफ इक्वेशन। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है सर कि आप अगर पॉइंट 1 की बात करें तो सर जब x की वैल्यू 0 रख रहे हैं तो y भी 0 मिल रहा है। ये जो कॉमा करके लिखते हैं ना, इसी को हम ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं, ठीक है। और जब हम दूसरे पॉइंट की बात करें तो सर 1 रखा आपने तो 1 मिला, तीसरे पॉइंट की बात करें
सर आपने 2 रखा, 2 मिला। चौथे पॉइंट की बात करें, सर आपने -3 रखा और -3 मिला। बात समझ में आ रही है? सर अब मुझे आप ये बताइए, इनको हम ग्राफ पर प्लॉट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? हाँ सर बिल्कुल कर सकते हैं। यहां हमारा P1 पॉइंट हो गया है ना, ये ओ पे ही हमारा P1 पॉइंट है, यानी पॉइंट 1। P2 हमारा 1,1, यानी x एक्सिस पे 1। अच्छा एक बात और समझ लीजिए, जो ऑर्डर्ड पेयर होता है ना, इसको हम x, y लिखते हैं, ठीक है। x, y यानी ये हमारा होता है एब्सिसा, ये हमारा होता है एब्सिसा, ये होता है ऑर्डिनेट, ठीक है। ये हमारा ऑर्डिनेट हो गया, एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। सो एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट की अगर हम बात करते हैं, तो एब्सिसा जो हमारा होता है ये एक्स एक्सिस की रीडिंग होती है, ऑर्डिनेट हमारा वाई एक्सिस की रीडिंग होती है। इज इट क्लियर? यहां तक सारी बातें क्लियर हो गई। अब भाई समझते हैं, एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट के साथ साथ ये वैल्यूज को अगर हम प्लॉट करने लगे, तो पहले एब्सिसा पे देखो 1 गया एंड ऑर्डिनेट पे 1 गया। जब हम इसको इंक्रीज करेंगे तो ये कुछ यहां पॉइंट बनाएगा, ठीक है। ये हमारा P2 हो गया, यानी पॉइंट नंबर 2, ठीक है। P3 हमारा 2,2 है भाई, ठीक है। चलो इसको इंक्रीज करो, ये हमारा P2 हो गया, ठीक है। ये हमारा पॉइंट 2 हो गया, ओके। P3 हमारा -3, अच्छा भाई तो यहाँ पे आ जाओ पीछे, -3, ठीक है। ये हमारा P3 हो गया, सॉरी P4 है ना। ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए। अच्छा भाई, किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए, किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए मिनिमम कितने पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है? आप कहेंगे सर 2 पॉइंट की। भाई हम 2 पॉइंट ड्रॉ कर दे, लाइन बन जाएगी, है ना। 2 पॉइंट ड्रॉ कर दें, लाइन बन जाएगी। तो यहां तो हमें 2 से ज्यादा मिल गए, है ना। हम सारे पॉइंट्स को जोड़ सकते, सारे पॉइंट्स को अगर हम जोड़ दें, सारे पॉइंट्स को अगर हम जोड़ दें, तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिली कि नहीं मिली? स्ट्रेट लाइन मिली कि नहीं मिली? तो स्ट्रेट लाइन मिली है बेटा, इसीलिए हम इस इक्वेशन को स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कहते हैं। इसीलिए हम इस इक्वेशन को स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। और आप कंपेयर करके देख भी सकते हैं कि सर ये ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 की ही इक्वेशन है, जहां a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू 0 है। यानी ये ax प्लस बी वाई प्लस सी की जो इक्वेशन है, ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है। ये प्रूफ हो गया। अब मैं इसी इक्वेशन को थोड़ा और मॉडिफाई करता हूं और आपको दूसरी इक्वेशन के लिए समझाता हूं। अब देखिए यहाँ पर ये एग्जांपल नंबर 1 आपको समझ में आ गया, इसका ग्राफ आपने बना लिया, ठीक है, अच्छे से इजीली समझ में आ गया। अब अगर मैं एग्जांपल नंबर 2 ले लूं, यहां पर ले लेता हूं एग्जांपल नंबर 2। अब एग्जांपल नंबर 2 के लिए हमने इक्वेशन ली 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12, ठीक है। ये इक्वेशन ले ली हमने, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12, ठीक है। बेटा याद रखिएगा, यहाँ प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, कि 12 अगर इधर आएगा ना तो माइनस में 12 हो जाएगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, ये यही इक्वेशन होती है, ठीक है। अब इसके लिए सबसे पहला काम क्या करोगे? डब्बा, डब्बा है डब्बा, अब डब्बे का खेल है ना। मैंने बताया ना, मिनिमम 2 पॉइंट मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। हमने यहाँ तो दिखाने के लिए आपको दिखा दिया कि भाई हम जितने चाहे उतने पॉइंट ले सकते हैं, ठीक है। एक तरफ लिखेंगे x, एक तरफ लिखेंगे y, ठीक है। मैंने कहा x की वैल्यू 0 रखो जी, x की वैल्यू 0 रखो जी। x की वैल्यू आप 0 रखोगे ना, तो ये क्या हो जाएगा? 3 इंटू 0 प्लस 4y इज इक्वल टू 12। ये टर्म 0 हो गया, कह दो हाँ चाचा जी हो गया। नहीं चाचा मत बनाना अभी, ठीक है। और जब y की वैल्यू निकालोगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 3 आएगी, है ना। 4 3 12, यानी x की वैल्यू जब आप यहाँ 0 पुट कर दोगे और इसको y के लिए सॉल्व करोगे तो आंसर मिलेगा 3। अब बेटा इसी तरह से अगर मैं y को 0 कर दूं, y को 0 कर दूं, ये 0 हो जाए, तो x की वैल्यू मिलेगी 4, क्योंकि 3 4 12। अब हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर कितने मिले? देखो 0.1, हम यहाँ करते हैं 0.4 तक दूसरी इक्वेशन में निकला, अब यहाँ 0.5 बना लेते हैं। 0.5 हमारा क्या मिलेगा? 0,3, 0,3। और 0.6 हमारा क्या मिलेगा? 0.6 4,0। एक बात का विशेष ध्यान दीजिएगा, एक बात पर गौर कीजिएगा, बेटा ये 0,3 ही लिखिएगा, 3,0 मत लिख देना।
0,4 मत लिख देना, गलती हो जाएगी, क्योंकि हमें पहले ऑर्डर्ड पेयर में पहले एब्सिसा लिखना होता है, फिर ऑर्डिनेट लिखना होता है। यानी x की वैल्यू को पहले लिखना है, y की वैल्यू को बाद में लिखना है, ठीक है। तो देखो हमारे पास दो पॉइंट मिल गए 0,3 एंड 4,0। तो 0,3 कहां बनेगा? अच्छा एक बात और याद रखिएगा, सारी बातें धीरे धीरे बता रहा हूं, कुछ छूटा नहीं चाहिए, ठीक है। ये हमारी y एक्सिस होती है ना, हम y एक्सिस पे कहीं पे भी कोई पॉइंट प्लॉट कर ले, कहीं पर भी, उस पे वैल्यू जीरो ही होती है। यानी वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू हमेशा जीरो होती है, वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू हमेशा जीरो होती है। एक्स इज इक्वल टू जीरो एट वाई एक्सिस, बात पता होगी, क्लास 9th में पता होगी आपको। और एक्स एक्सिस पे हम कुछ भी रख दें, एक्स एक्सिस पे हम कहीं भी कोई पॉइंट रख दें, वाई जीरो होगा, वाई इज इक्वल टू जीरो एट एक्स एक्सिस, ठीक है भाई। अब बात समझ में आ गई? सर दो पॉइंट मिल गए 0,3 एंड 4,0। तो 0,3 यानी एक्स एक्सिस पे 0 गया और वाई एक्सिस पे 3 गया, ये रहा हमारा वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे 0 गया और वाई एक्सिस पे 3, ठीक है भाई। कि मैंने बताया ना एक्स की वैल्यू 0 होती है, तो एक्स एक्सिस पे 0, वाई की वैल्यू 3। तो देखो यहां पहुंच गए हम। ये हमारा कौन सा है भाई? ये हमारा है पॉइंट नंबर 5, है ना। और पॉइंट 6 है हमारा 4,0, यानी एक्स एक्सिस पे 4 गया, एक्स एक्सिस पे 4 गया और वाई 0 हो गया, यानी 4,0। ये हमारा पॉइंट हो गया, इसका नाम क्या है? पॉइंट नंबर 6। अब भाई मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए थे एक लाइन ड्रॉ करने के लिए, ये 2 पॉइंट मिल गए। अब हम सीधा स्केल रखेंगे और इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे, ठीक है। ये रहा हमारा, ये हमारी दूसरी लाइन हुई, ठीक है। तो ये वाली लाइन की इक्वेशन के लिए हम यहाँ पे इक्वेशन लिख देंगे। इक्वेशन लिखेंगे 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12, ठीक है। तो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12 की लाइन ये हो गई, एंड x माइनस वाई की लाइन ये हो गई। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? दो एक ही ग्राफ पे मैंने आपको दो लाइन बताई, दोनों लाइनें एक ही ग्राफ पर मैंने ड्रॉ कर दी, इसका एक रीजन है। बेटा याद रखिएगा, एक इक्वेशन आपके पास ये रही, दूसरी इक्वेशन आपके पास ये रही। तो इन दोनों इक्वेशंस को अगर मैं एक साथ लिखूं ना, पहली इक्वेशन क्या है? पहली इक्वेशन थी आपकी x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन थी आपकी 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12, ठीक है। तो ये दोनों इक्वेशन अगर एक साथ देखा जाए तो इन्हीं दोनों इक्वेशन को बेटा हम बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। चल रहा है ना? ओके, ठीक है। तो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होगा, ठीक है बेटा। अच्छा थोड़ा सा काम और आगे बढ़ा दे, एक ही लेक्चर में सारी बातें कवर हो जाए ना तो बड़ा सुकून मिलता है। ऐसा लगता है कि 30-40 मिनट की एक वीडियो में हमने पूरे चैप्टर को खत्म कर लिया, और ये पूरा चैप्टर स्कूल में, कोचिंग सेंटर्स में भाई 4-5 दिन ले लेते हैं, 4-5 क्लासेस चली जाती हैं मिनिमम, अगर जाती है तो 3 क्लासेस चली जाती है, ठीक है। तो हम इसको पूरा निचोड़ एक साथ ले लेते हैं ना, हमें मजा आ जाएगी। 1 घंटा कंसंट्रेटेड होके बैठ जाओ, कंसंट्रेटेड नहीं पर कॉन्सेंट्रेट होकर, ठीक है। मतलब 1 घंटा आप सुकून से बैठ जाइए, पढ़ लीजिए, आपको और कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बताने का मोटिव ये था कि सर अगर हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करें, इन दोनों इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें, तो अब अगला टॉपिक है हमारा सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आपको एक डेमो देता हूं, समझिए। x इज इक्वल टू 0 है ना, तो इसको x इज इक्वल टू वाई लिख सकते हैं। x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 था, तो x इज इक्वल टू वाई लिख सकते हैं। अब x इज इक्वल टू वाई, ये इक्वेशन थी ना, ये हमारी पहली इक्वेशन, ये हमारी दूसरी इक्वेशन। पहली इक्वेशन से x इज इक्वल टू वाई को जहां x लिखा है वहां y पुट कर, तो 3 इंटू वाई प्लस 4 इंटू वाई इज इक्वल टू 12, तो ये 7y इज इक्वल टू 12। तो y की वैल्यू 12/7 आएगी। y की वैल्यू कितनी आएगी? 12/7। अच्छा 12/7 को जरा डिवाइड करो बेटा, 12/7 को जरा डिवाइड करो, तो ये लगभग अप्रोक्सीमेटली
7 1 जा 7, 5 बचेंगे, पॉइंट लगाएंगे, 50 हो जाएगा, 7 7 जा 49, 1 बचेगा, है ना। फिर 10, 7 1 जा 7 ही जाएगा। अच्छा एक बात समझिए, ये 1.7 आ रहा है ना लगभग y की वैल्यू। अच्छा इसको मैं जरा इस पॉइंट को अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं इस पॉइंट से, तो क्या ये y की वैल्यू 1.7 अप्रोक्स नहीं जाएगी? भाई आप स्केल से मेजर करके देख लेना, 1, 2 है तो 1 और 2 के बीच में तो 1.7 अप्रोक्स आएगी। बात समझ में आ रही है? अगर ये y की वैल्यू मैं वहां पुट कर दूं, क्योंकि x की वैल्यू भी यही है, दोनों इक्वेशन सेम है, जो x की वैल्यू है वही y की वैल्यू है ना। जो x की वैल्यू है बेटा वही y की वैल्यू है। तो यहाँ पर अगर हम ये पॉइंट गिराते हैं तो देखो ये हो गया हमारा 1.7, लगभग ये भी आ गया 1.7, लगभग ये भी आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि सर x इज इक्वल टू वाई, यानी दोनों की वैल्यू 12/7 आएगी, दोनों की वैल्यू 12/7 होगी। तो ये ग्राफिकल मेथड था किसी भी लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स, यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करने का। ये ग्राफिकल मेथड था कि ग्राफ में अगर एग्जैक्ट ग्राफ बनाया है स्केल से मेजर करके, तो दो लाइंस जहां पर इंटरसेक्ट करेंगी वहां से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, तो एक्स एक्सिस की वैल्यू 12/7, वाई एक्सिस की वैल्यू 12/7, यही उसका सॉल्यूशन हो जाएगा, यही एक्स और वाई की वैल्यूज हो जाएंगी। ये हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन की। तो ऐसा करते हैं, सॉल्यूशन के लिए हम एक बात समझते हैं पहले कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में सॉल्यूशन कितने तरह के हो सकते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक देखेंगे, इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए ये बात समझ में आ गई। सर हमारा अगला टॉपिक है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में लाइंस की कंडीशंस होती है ना। दो इक्वेशंस दी होती है भाई, और दो इक्वेशंस में कभी कभी दोनों लाइन एक पॉइंट पे कट कर सकती है, कभी कभी दोनों लाइन इन्फिनाइट मैनी पॉइंट्स पे कट कर सकती हैं, और कभी कभी दोनों लाइन एक दूसरे को कभी कट नहीं करती। दोनों का 36 का आंकड़ा रहता है, दोनों हमेशा दूर रहती हैं, मिल ही नहीं सकती, मुद्दतों सिद्दतों बाद भी नहीं मिल सकती। ठीक है, तो यहां पर अगला टॉपिक हमारा आता है। ठीक है, क्या है अगला टॉपिक हमारा? कंडीशन ऑफ लाइंस, है ना। कंडीशन ऑफ लाइंस, तो क्या होती है कंडीशन ऑफ लाइंस? यहाँ पे 3 कंडीशन है, इनको अच्छे से समझते हैं। ठीक है भाई, अगर हमारे पास दो लाइनें कुछ ऐसी हैं, ये हमारे पास लाइन 1 है और ये हमारे पास लाइन 2 है। ठीक है, ये लाइन 2 है। ये दोनों लाइनें अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, कट रही हैं, तो दोनों लाइनें देखो एक ही पॉइंट पे कट रही हैं। क्या एक से ज्यादा पॉइंट पे कट रही? नहीं सर, एक लाइन पे कट रही। तो ऐसी लाइन को हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्या कहते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस। याद रहेगा भाई, ये हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी। ठीक है सर, और लाइनें होंगी क्या? हाँ, अगर एक लाइन ये लाइन 1 दूसरी लाइन के जस्ट ऊपर आ जाए, दूसरी लाइन के जस्ट ऊपर आ जाए, ठीक है, ये लाइन 2 जस्ट ऊपर आ गई, तो इसको हम बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक है, ये कोइंसिडेंट लाइन होगी, याद रहेगा। और सर ये ऐसी लाइनें हैं जो यहां से अमेरिका चली जाए, यहां से म्यांमार चली जाए, कहीं भी चली जाए, ये कभी नहीं मिलेंगी। याद रहे, मिलेंगी वो भी अलग की बात है, मिलेंगी कहां? ये इन्फिनाइट पे मिलेंगी, और इन्फिनाइट कहां है? अमेरिका, म्यांमार, हमें नहीं पता, है ना। तो इन्फिनाइट पे मिलेंगी, ये इन्फिनाइट पे मिलेंगी, और ये कब मिलेंगी पता नहीं, इसलिए हम इसको बोलते हैं पैरेलल लाइंस। ये कभी नहीं मिलेंगी, ये पैरेलल लाइंस। ठीक है, ये पैरेलल लाइंस है। अब इन्हीं लाइंस की प्रॉपर्टीज के हिसाब से इनके सॉल्यूशंस होते हैं। तो देखो, इंटरसेक्टिंग लाइंस जो होती है ना, वो सिर्फ एक ही पॉइंट पर मिल रही है, और जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी वहीं से हम क्या करेंगे, ग्राफ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एक्स और वाई एक्सिस पर, तो हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा। और वो
एक ही सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, इससे क्या बोलते हैं हम, इंटरसेक्टिंग हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है भाई, ये यूनिक सॉल्यूशन देता है। कोइंसिडेंट लाइन, भाई साहब लाइन जो होता है ना वो सेट ऑफ पॉइंट्स होता है, ठीक है, सेट ऑफ पॉइंट्स यानी कि हर एक बगल में पॉइंट ही पॉइंट 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 बहुत पॉइंट रखा हुआ है भैया, यानी इनफिनाइट पॉइंट्स है, समझे, बहुत पॉइंट्स है, ठीक है। तो बहुत पॉइंट रखे हुए हैं, मैनी इनफिनाइट पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं हैज मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है, हैव मैनी सॉल्यूशंस, हैव मैनी सॉल्यूशन, ठीक है, हैव मैनी सॉल्यूशंस, ओके। और बात याद रखिएगा, मैनी सॉल्यूशन यानी कि इनफिनाइट सॉल्यूशंस, ठीक है भैया, ओके। अब बात समझते हैं आगे की। पैरेलल लाइंस, हाय मिलोगे ही नहीं, कभी कभी नहीं मिलोगे, मिलोगे नहीं तो कोई हल नहीं निकलेगा, मिलोगे नहीं तो कोई हल नहीं निकलेगा, कोई हल नहीं निकलेगा, कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, कोई सॉल्यूशन मतलब नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। मिलोगे ही नहीं तो सॉल्यूशन क्या निकालेंगे भाई, मिलो तो पहले, पहले मिलो तभी तो सॉल्यूशन होगा, कभी नहीं मिलेंगे कभी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, समझ गए, अच्छे से समझ गए, है ना। ये भी बात समझ में आ गई सर, ये भी बात समझ में आ गई, ठीक है, ये भी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब बात आती है सर, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की कंडीशंस को हम एल्जेब्रिकली कैसे समझते हैं। ये जो बातें होती है ना इनको हम ग्राफिकली बोलते हैं, क्योंकि ग्राफ देखने से हमें पता चलता है कि पैरेलल है कि कोइंसिडेंस है कि इंटरसेक्टिंग लाइन है, ये हमें देखने से पता चलता है। लेकिन अगर ये बात एल्जेब्रिकली हो, ग्राफ का कोई लेना देना ना हो, बच्चे को ग्राफ से बहुत दिक्कत हो गई, तो एल्जेब्रिकली क्या होगा, ये कंडीशंस ऑफ लाइंस बेटा कैसे हैं, ये ग्राफिकली है ना, ये कैसी हैं, ग्राफिकली है, ठीक है। अब एल्जेब्रिकली की बात करते हैं, ठीक है, एल्जेब्रिकली की बात करते हैं। तो एल्जेब्रिकली क्या होगा भाई, एल्जेब्रिकली क्या होगा, एल्जेब्रिकली में हम ये समझते हैं कि कोई दो इक्वेशन है भाई, पहली इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। मैंने बताया ना दो इक्वेशन होनी चाहिए, पेयर ऑफ पढ़ रहे हैं, पेयर मतलब होता है जोड़ा, जोड़ा मतलब दो लाइनें होनी चाहिए। तो पहली लाइन ये मान ली और दूसरी लाइन हमने लेट कर ली है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। याद रहे ये दोनों लाइनें अलग अलग वेरिएबल के, सॉरी वेरिएबल सेम है लेकिन इनके कोएफिशिएंट्स अलग अलग है, इसलिए a1 b1 c1 a2 b2 c2, ठीक है। ये हो गई हमारी लाइन 1, ये हो गई हमारी लाइन 2, ठीक है। तो बेटा अगर इंटरसेक्टिंग लाइन है ना, अगर इंटरसेक्टिंग लाइन है तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन यूनिक सॉल्यूशन तभी देंगी इफ एंड ओनली इफ a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। याद रहेगा कि सर a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 का रेशियो अगर बराबर नहीं है तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन से, बात खत्म, ठीक है। दूसरी बात, अगर कोइंसिडेंट लाइन की बात कर रहे हो, कोइंसिडेंट लाइन की बात कर रहे हो तो सर a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2, ये सब बराबर होंगे, ये सब बराबर होंगे, कोइंसिडेंट है ना भाई, ठीक है, सब बराबर होंगे, सबके साथ संजोग हो गया, ठीक है। अगर हम पैरेलल लाइंस की बात करें, पैरेलल लाइंस की बात करें तो यहां पर हो जाएगा a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, बट c1 अपॉन c2 बराबर नहीं होगा, ठीक है, बात समझ में आ गई, ये बराबर नहीं होगा, ठीक है, इनका रेशियो बराबर नहीं होगा, ठीक है। अब बेटा ये जो दो लाइनें होती है ना, ये एक लाइन ये वाली, एक लाइन ये वाली, सॉरी ये दोनों, इन दोनों लाइनों को हम बोलते हैं कंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट। ये बेटा कंसिस्टेंट लाइंस हैं, कैसी लाइंस हैं, कंसिस्टेंट लाइंस। कंसिस्टेंट लाइंस का मतलब है कि इनके एक या एक से ज्यादा सॉल्यूशन हो सकते हैं, जैसे इसके एक होंगे और इसके इनफिनाइट होंगे, तो एक या एक से ज्यादा सॉल्यूशंस को रखने वाले को हम कंसिस्टेंट लाइंस कहते हैं। जिसके पास कोई सॉल्यूशंस ना हो ना, कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, तो ये इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, ठीक है, ये इनकंसिस्टेंट लाइन होगी, ठीक है बेटा।
ये पूरी बात समझ में आ गई। सर कंडीशन क्या है, ग्राफिकली ऐसे देखने पे पता चल जाए एक जगह कट कर रही है, इंटरसेक्टिंग बहुत जगह कट कर रही है, ओवरलैप कर रही है, तो कोइंसिडेंट लाइन अगर पैरेलल है कभी कट नहीं कर रही है तो नो सॉल्यूशन होगा और पैरेलल लाइन कहलाएगी। इंटरसेक्टिंग में यूनिक सॉल्यूशन यानी एक ही सॉल्यूशन होगा। कंसिस्टेंट में बहुत सारे इनफिनिट सॉल्यूशन हो सकते हैं, पैरेलल में कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। एल्जेब्रिकली की बात करें अगर तो इंटरसेक्टिंग का कंडीशन 1/a1/a2 b1/b2 के रेशियो के बराबर नहीं होने वाला, और कोइंसिडेंट में तीनों बराबर होने वाले हैं, और पैरेलल में a1 a2 b1 b2 का रेशियो तो बराबर होगा लेकिन c1 c2 का रेशियो बराबर नहीं होगा। ठीक है, यहां तक पूरी बातें क्लियर हो गई, यहां तक पूरी बातें क्लियर हो गई। अब हम जल्दी से बढ़ते हैं वे ऑफ सॉल्यूशन की तरफ। ठीक है, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट का क्वेश्चन बिल्डअप बिल्कुल निश्चित तौर पर आता है कि लाइंस कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये पूरा, हालांकि पूरा चैप्टर ही बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है और हर एक पॉइंट को मैं लेकर चल रहा हूं, कोई भी पॉइंट आपका छूटेगा नहीं, ये पूरी थ्योरी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं वे ऑफ सॉल्यूशन की तरफ कि सर किसी भी लाइन के, आज हम थ्योरी कंप्लीट कर लेंगे बेटा, इसकी पूरी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, और थ्योरी के बाद हम लेक्चर 2 में इनके क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, ओके, तो चलिए अब हम सीखते हैं सॉल्यूशंस के कितने वे होते हैं। किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन और टू वेरिएबल्स में हम जब सॉल्यूशन फाइंड कर रहे होते हैं तो उसके कुछ वे होते हैं ना, वो हो जाता है कभी कभी थोड़ा बहुत हिल जाता है। ठीक है, तो मैं अब हमारे पास है मेथड, कितने मेथड्स हैं भाई, तो मेथड्स ऑफ फाइंडिंग, मेथड्स टू फाइंडिंग सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, सो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में अब हमारे पास कुछ मेथड्स है भाई। देखो पहला मेथड है ना हमारे पास, ये दूसरा मेथड होगा, इधर तीसरा मेथड होगा। हम तीसरे मेथड पे चर्चा नहीं करेंगे, उसके बाद में बात करेंगे, पहले दो की बात करेंगे। ठीक है, हमारे पास पहला होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, फिर होता है एलिमिनेशन मेथड, फिर होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। देखो भाई सब्स्टिट्यूशन मेथड भी मैंने आपको बता दिया, एलिमिनेशन बताऊंगा अभी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का एक फॉर्मूला होता है, बस वो फॉर्मूला पुट कर दो काम हो जाता है। ठीक है, सो सब्स्टिट्यूशन मेथड अभी बातों बातों में क्वेश्चन मैंने किया था ना, x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 वाला, तो x को y की जगह सब्स्टिट्यूट कर दिया था, है ना, तो वो सब्स्टिट्यूशन मेथड है। अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं तब समझ में आएगा। जैसे हमारे पास आता है कोई इक्वेशन है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। ठीक है, एक इक्वेशन हमारे पास ये है। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन बेटा हम ले लेते हैं, दूसरी इक्वेशन ले लेते हैं, क्या ले लें y यानी कि 3x माइनस 7 यानी y या फिर x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 21 ले लेते हैं। ठीक है, और कोई तरीका हो सकता है, अगर 21 ना ले तो हमारे पास ये क्या बनेगा, अगलम बगलम तिगड़म चौगलम क्या बनेगा भैया, 7 माइनस 3x, यहाँ अगर आ जाएगा 7 माइनस 3x 2x बचेगा 7 14, हाँ हो जाएगा, काम हो जाएगा। ठीक है, तो हमने दूसरी इक्वेशन ले ली ये वाली। ठीक है, बस सिंपल सी बात है, सबसे पहला काम क्या करो, y को x की जगह सब्स्टिट्यूट कर देना है। यानी कोई भी एक इक्वेशन ले लो, कोई भी इक्वेशन ले लो, इक्वेशन नंबर 1 दिख रही है, इसको y इज इक्वल टू 7 माइनस 3x लिख सकते हैं, 3x उधर जाएगा ना, तो ये y का जो y की जो वैल्यू है वो x के टर्म्स में ऐसी आ जाएगी, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं, इसको नहीं मानेंगे। ठीक है, ये तो हमें गिवन था। अभी जो y की वैल्यू 7 माइनस 3x आई है, इसको बिना सोचे समझे यहां पर पुट कर दो, x प्लस y की जगह क्या पुट कर दिया हमने, 7 माइनस 3x, ठीक है, इज इक्वल टू 21। ठीक है, अब x में से 3x जाएगा, माइनस का 2x बचेगा, 7 प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का 7 बचेगा, तो माइनस का 2x इज इक्वल टू 14 हो जाएगा। x और 14 को माइनस 2 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा हमारा माइनस का 7। देखो x की वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई, x की वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई। अब ये x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, पुट x इज इक्वल टू माइनस 7 इन इक्वेशन नंबर 1 में बेटा पुट करके देखो तो क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू 7 माइनस 3 इंटू माइनस 7,
ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस यानी y इज इक्वल टू आ जाएगा 7 प्लस 21, यानी कि y की वैल्यू आ जाएगी 28, ठीक है। तो x की वैल्यू -7 और y की वैल्यू आ गई 28। ये किस मेथड से आया? ये हमने y को x के टर्म्स में दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया था, तो इसलिए हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमारा x इज इक्वल टू -7 और y इज इक्वल टू 28 आ गया। अब इसी क्वेश्चन को हम एलिमिनेशन मेथड से करने वाले हैं, ठीक है। इसी क्वेश्चन को हम एलिमिनेशन मेथड से करेंगे। हमारे पास क्या था? हमारे पास था 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। ये इक्वेशन नंबर 1 थी बेटा, कह दो हाँ सर थी, है ना। और दूसरी इक्वेशन थी हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 21, ठीक है, ये दूसरी इक्वेशन थी। अब हमारे पास सीधी सीधी बात है, हमें ये करना होगा कि सर अगर y का या x का, दोनों में से किसी एक का कोफिशिएंट सेम है, ठीक है, सेम नहीं हो तो भी बताऊंगा, अगर सेम है तो हम क्या करेंगे? अगर सेम है तो अगर प्लस साइन और प्लस साइन यानी लाइक साइन है तो ऊपर वाली इक्वेशन से नीचे वाली इक्वेशन को घटा देना, काम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ माइनस साइन आ जाएगा, यहाँ माइनस साइन आ जाएगा, यहाँ माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है। घटाना मतलब क्या है? माइनस कर देना, ठीक है। तो 3x में से x जाएगा 2x, y में से y खत्म, टाटा बाय बाय खल्लास, 0y, ठीक है। तो इसको हम ना भी लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इक्वल टू 7 में माइनस करो 21, 7 माइनस 21 माइनस का 14 आएगा कि नहीं आएगा? 2 से डिवाइड किया इस इक्वेशन को, देखो x की वैल्यू आसानी से आ गई -7, सोचना ही नहीं पड़ा, इधर काम मतलब सोचना तो पड़ा, इधर काम करना पड़ा, इधर दिमाग चलाना पड़ा, है ना। तो x की वैल्यू देखो -7 आ गई। अब ये x की वैल्यू -7 आप चाहो किसी भी इक्वेशन में डाल दो, या इसमें डाल दो या इसमें डाल दो, ठीक है, किसी में भी रख दो। मैं यहाँ इक्वेशन नंबर 2 में रख देता हूँ, x इज इक्वल टू -7, ठीक है। इन इक्वेशन नंबर पुट करेंगे x इज इक्वल टू -7 इन इक्वेशन नंबर 2 में रख देंगे, तो -7 प्लस वाई इज इक्वल टू 21। सो y इज इक्वल टू 21 प्लस 7 हो जाएगा, उधर जाएगा तो y की वैल्यू आ गई ना 28, ये हमारे y की वैल्यू होगी। तो x की वैल्यू -7, y की वैल्यू 28, देखो आई ना वही मेथड से, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के बारे में हम बाद में बात करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है। आप देख लेना, बुक में मिल जाएगा ये मेथड, ठीक है। कुछ ऐसा मिलेगा a1 c1 अपॉन फिर a1 b1 को क्रॉस करेंगे, a2 b2 को क्रॉस करेंगे, फलाना धमाका, धमाका तो चल ही रहा है, ठीक है, एटसेट्रा एटसेट्रा इंग्लिश मीडियम में, फलाना धमाका हिंदी मीडियम में, है ना, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड का हम एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं जिसमें कोफिशिएंट सेम ना हो, है ना। जैसे यहां पर हमारा हुआ 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 18 ले लेते हैं, ठीक है। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 18, एक इक्वेशन हमारे पास ये है, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन हम ले लेते हैं 4x प्लस या माइनस ले लेते हैं, प्लस वाला हम करके देख चुके हैं, एक बार माइनस ले लेते हैं, ठीक है। -2y इज इक्वल टू 12, ये 12 नहीं लेते हैं, हाँ ऐसा करते हैं 15 ले लेते हैं, ठीक है। अब यहां पर बात समझिएगा, ये इक्वेशन नंबर 2 है। हमने कहा था कि अगर कोफिशिएंट सेम हो y के या x के, किसी के भी, ना यहाँ x के कोफिशिएंट सेम है ना यहाँ y के कोफिशिएंट सेम है, तो इक्वेशन को डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट या ऐड करने से काम नहीं होगा, ठीक है। हम इस केस में दिमाग लगाएंगे, अगर अल्टरनेट साइन है प्लस माइनस है तो कोशिश ये करेंगे कि इन दोनों इक्वेशन को ऐड करने पर कोई एक वेरिएबल गायब हो जाए। जैसे यहाँ पे y गायब हो गया ना, y से y खत्म हो गया, वैसे यहाँ पर तो 3 और 2 हम सोचते हैं y को एलिमिनेट करना है, हमें एलिमिनेट कर देना, गायब कर देना, यानी एलिमिनेट करने को ही हम गायब कर देना कहते हैं, इसीलिए इसका नाम होता है एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, हटा देना, निकाल देना, ठीक है। अब 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है, ये ध्यान दो, 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है? 3 और 2 का एलसीएम सर होता है 6, कितना होता है भाई? 6 होता है। तो आप सीधी सी बात बताओ, यहाँ पर 6 कैसे मिलेगा? अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, एंड इक्वेशन नंबर 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो इक्वेशन क्या मिलेगी भाई साहब? जो पहली इक्वेशन है वो 2 से मल्टीप्लाई होकर 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 18 2 36, ये तो बनेगी ना, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 4 जा 12x, ठीक है, माइनस 6y एंड 15 3 जा 45, ठीक है। अब बात समझ में आ गई। अब सर ये जो इक्वेशन नंबर 1 और ये जो इक्वेशन नंबर 2 है ना,
ये अभी भी 1 और 2 ही है, खाली हमने मल्टीप्लाई किया, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दो, ऐड कर दो, है ना, ऐड कर देंगे दोनों इक्वेशन को। यहां हमने क्या किया था, सब्ट्रैक्ट किया था, ठीक है। तो अगर हम ऐड कर देंगे तो भाई 4 में 12 ऐड करेंगे, ये 16x हो जाएगा, ठीक है। 6y खत्म हो जाएगा, यही तो चाहते थे हम, एलिमिनेट करना ही तो चाहते थे हम, एलिमिनेट हो गया, y गायब हो गया। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, 6 5 11 हो गया, एंड 3 4 7 हो गया, ये 71 हो गया, सॉरी 81 हो गया, ठीक है। 6 5 11 और 1 रह गया तो 7 और 8 हो गया, ठीक है। अब ये x की वैल्यू आ गई 81/16। बाबू देखो x की वैल्यू 81/16 आ गई ना, ठीक है, सिंप्लीफाई नहीं होगा, कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसी वैल्यूज हो सकती है, हमने ऐसे वैल्यूज ली हैं तो ये आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये आंसर आ गया। अब x की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में 1 या 2 में किसी में भी पुट कर दीजिए, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर x की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, सॉल्व करेंगे तो 81/8 को उधर सॉल्व करेंगे, इजिली आ जाएगा, ये आप कर लेंगे, ठीक है। y की वैल्यू आप निकालेंगे, y की वैल्यू आप निकालेंगे, ठीक है। कमेंट बॉक्स में y की वैल्यू बताइएगा, और ये भी बताइएगा ये लेक्चर आपको कैसा लगा, हमने पूरे टॉपिक में क्या क्या कवर किया। हमने इस टॉपिक में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स क्या होती है ये सीखा, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सीखा, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में ग्राफिकल वे से जो सॉल्यूशन निकालने होते हैं वो सीखा, और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में हमने कंडीशंस ऑफ लाइन सीखी कि कंसिस्टेंस कब होंगी, इनकंसिस्टेंट कब होंगी, ठीक है। कोई भी लाइंस यूनिक सॉल्यूशन या सिंगल सॉल्यूशन या इंटरसेक्टिंग लाइन कब होती है, उनकी एल्जेब्रिक कंडीशंस को सीखा, पैरेलल कंडीशंस को सीखा, पैरेलल लाइंस की कंडीशन सीखी, और हमने कोइंसिडेंट लाइन की कंडीशन सीखी। उसके बाद हमने सॉल्यूशन के वे सीखे, सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी, आपको समझ में भी आ जाएगी, या नहीं भी आएगी कोई प्रॉब्लम नहीं, आपके सिलेबस में नहीं, ठीक है। और फिर हमने एलिमिनेशन मेथड को 2 तरह से सीखा, जब हमारे पास कोफिशिएंट सेम हो, जब कोफिशिएंट डिफरेंट हो, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में इससे रिलेटेड बोर्ड एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन से जो भी क्वेश्चंस बनेंगे उनकी प्रैक्टिस करेंगे। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, अगर समझ में आया है तो चैनल को लाइक जरूर कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, गुड नाइट, सो जाइए।